देख रहे हैं अद्भुत हिंदी राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हम चाहे जो भी प्लान बना ले, पर चीजें प्लान के अकॉर्डिंग हो ऐसा बहुत ही कम होता है। अक्सर जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सही मायने में जिंदगी आपको परखती है। दोस्तों, एक घटना है साल 2010 की, जब मैं अंजोरी से तालुका बाय बस जा रहा था। रात के यहीं कोई 10 बज रहे थे कि तभी बस ड्राइवर ने बस की रफ्तार बढ़ा दी। बस की रफ्तार बढ़ने के फौरन ही बाद ही बस के पीछे से गोलियों की चलने की आवाज़ आने लगी। गोलियों की आवाज़ सुनते ही सारी सवारियां दहशत में आ गए। इसी बीच जब दो बाइक सवारों ने बस को ओवरटेक किया तो कुछ आगे जाते ही बस रुक गई और बस के रुकते ही बस में हड़कंप मच गया। अभी बस में बैठी सवारियां कुछ समझ पाती कि तभी एक हट्टा कट्टा बंदूकधारी आदमी बस के गेट पर खड़ा होते हुए बोला, चुपचाप से बिना किसी होशियारी के अपने दोनों हाथ ऊपर कर लो। उसके इतना कहते ही सारी सवारियों ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। हमारे हाथ उठाते ही एक और बंदूकधारी बस में चढ़ा और सबकी तलाशी लेने लगा। जिस भी सवारी से जो भी मिला वो उन दोनों ने लूट लिया। सभी को लूटने के बाद वो दोनों बस से उतरने वाले थे कि तभी वो रुके और बस में सवार लड़कियों को घूरने लगे। उन दोनों को लड़कियों को घूरता देख मुझे ये अंदाजा हो गया था कि अब मामला बिगड़ने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब उन दोनों ने एक लड़की को जबरन ले जाने की कोशिश की तो कुछ लोग इसका विरोध करने लगे और इस विरोध में मैं भी शामिल हो गया। पर मेरी आवाज़ बाकियों से काफ़ी ऊंची थी, जिस वजह से मैं उन दोनों की नज़र में चढ़ गया। उन बदमाशों ने हवा में फायरिंग करके बाकियों को तो एक झटके में शांत कर दिया। लोगों के शांत होते ही पहले तो बंदूक की नोक पर उस लड़की को बस से नीचे उतारा और फिर मुझे उतारा। बस से उतरते ही बस वाला तो बस लेकर 9-2-11 हो गया, पर उस लड़की के साथ साथ मेरी जान पर बनाई थी। इससे पहले मैं उन दोनों बंदूकधारियों से कुछ कहता कि उन दोनों ने मुझे कूटना शुरू कर दिया। मैं भी यही सोचकर चुपचाप से मार खाता रहा कि कहीं मुंह से कुछ उल्टा सुल्टा निकल गया तो ये दोनों गुस्से से गोली ना मार दें। करीब 10 से 15 मिनट लात मुक्के की बरसात करने के बाद उन दोनों का गुस्सा शांत हुआ, पर तब तक मेरी आंखों के सामने अंधेरा पसरने लगा था और कुछ ही देर में मैं बेहोश भी हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी दूसरी जगह पर पड़ा हुआ था। वो लड़की भी मेरे बगल में बैठी रो रही थी। इससे पहले मैं उठकर बैठता कि तभी पीछे से आवाज़ आई, बिना पीछे पलटे फौरन भाग जाओ, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल लूँ। उसके इतना कहते ही मैं और वो लड़की वहां से सरपट भागे। अभी हम दोनों भाग ही रहे थे कि उन बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। उन गोलियों की आवाज़ सुनते ही मुझे सामने अपनी मौत दिखने लगी। अब तक दहशत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं बेतहाशा दौड़ने लगा। उस बियाबान में मेरे पैरों ने जिधर का भी रुख किया, मैं बिना सोचे उधर ही दौड़ता रहा। फिर जब गोलियों की आवाज़ आनी बंद हो गई तो मैंने एक नज़र पीछे पलट कर देखा तो अब ना तो वो दोनों बदमाश कहीं नजर आ रहे थे और ना ही वो लड़की जो मेरे साथ भाग रहे थे। फिर जब मैंने अपने आसपास ध्यान से देखा तो कुछ ही दूरी पर एक पुरानी फैक्ट्री नजर आई। फिर जब मैं उस फैक्ट्री के पास पहुंचा तो मैंने पाया कि वो फैक्ट्री ही जर्जर हालत में है। मतलब कि ये फैक्ट्री सालों से बंद पड़ी थी। अभी मैं उस फैक्ट्री को ही देख रहा था कि इसी बीच मुझे एक और फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी, और उस फायरिंग की आवाज़ जैसे मेरे कानों तक पहुंची तो वैसे ही मैं छिपने के लिए उस बंद पड़े फैक्ट्री में घुस गया। उस फैक्ट्री में घुसते ही मेरी नज़र बड़ी बड़ी जंग खाई मशीनों पर गई जिनके पीछे छिपा जा सकता था। अभी मैं उन्हीं किन्हीं मशीनों के पीछे छिपने के बारे में ही सोच रहा था कि तभी पीछे से आवाज़ आई, उधर नहीं इधर चले आओ। इस पर जब मैंने अपने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि पीछे वो ही लड़की खड़ी नजर आई। इससे पहले मैं उससे कुछ कहता कि उसने मुझे इशारे से अपने पीछे आने को कहा। मैं उसका इशारा पाते ही उसके पीछे चल पड़ा। वो लड़की मुझे अपने पीछे पीछे फैक्ट्री के उस हिस्से में ले गई जहाँ पर गुप्त अंधेरा था और किसी तरह के पंखे की आवाज़ आ रही थी। वो लड़की वहीं एक कोने में दुबक कर बैठ गई। चूँकि उस वक्त मैं भी उसी की तरह काफ़ी डरा हुआ था, इसलिए मैं भी वहीं पर छुप कर बैठ गया। अभी मैं वहाँ बैठा ही था कि तभी किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। उस अंधेरे में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया।
अभी मैं अपनी नज़रें उसी ओर रखे हुए था जिस ओर से उस बच्चे की आवाज़ आ रही थी कि तभी मुझे एक छोटा सा बच्चा अपने घुटनों के बल चलता हुआ दिखा। इतने छोटे बच्चे को वहाँ रोता देखकर मैं हैरत में पड़ गया। आखिर इस खंडर पड़ी फैक्ट्री में ये नन्हा बच्चा कैसे आया? अभी मेरे दिमाग में यही सब सवाल उमड़ रहे थे कि इतने में ही वो लड़की दौड़ते हुए उस बच्चे के पास गई और उसे अपनी गोद में लेकर पुचकारने लगी। उस लड़की ने जरा भी नहीं सोचा कि आखिर वो बच्चा वहां कैसे पहुंचा। अभी वो बच्चे को अपनी गोद में लिए उसे छुपाने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी वो लड़की किसी को देखकर एकदम से चीखी और वो बच्चा लिए वहां से भागी। उस लड़की के वहां से भागते ही वहां मुझे एक औरत दिखी जो उसी नन्हे बच्चे की तरह घुटनों के बल चल रही थी। वो बहुत ही गुस्से में लग रही थी। अभी मैं वहां बैठा उस औरत को देख ही रहा था कि तभी वो औरत चीखते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ गई। अब वहीं मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि अपनी जगह से 1 इंच भर भी हिलूं। अभी मैं हालातों के आगे बेबस वहीं दुबका हुआ था कि तभी उस लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। फिर जब वो लड़की मुझे मदद के लिए पुकारने लगी तो उस लड़की को मुझे मदद के लिए पुकार लगाते देख मेरा दिल पसीज गया, जिसके चलते मैं उस लड़की की मदद के लिए उसकी तरफ दौड़ा। और जब मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी जो अब खड़ी दीवार पर किसी छिपकली की तरह चिपकी हुई थी तो मेरे पैर वहीं पर जम गए। वो औरत जिसे मैं आम औरत समझ रहा था वो तो कुछ और ही निकली। वहीं वो लड़की अभी भी उस बच्चे को अपनी छाती से लगाए एक कोने में बैठे चीखे जा रही थी। तो वहीं दीवार पर चिपकी वो औरत उस लड़की पर किसी जानवर की तरह घुर्राए जा रही थी। उस औरत को देखकर साफ साफ लग रहा था कि वो औरत उस लड़की पर कभी भी झपट पड़ेगी। साथ ही उस औरत को देखकर मुझे ये भी समझ में आ गया था कि वो नन्हा बच्चा किसी और का नहीं है बल्कि इसी औरत का है। ये समझ आते ही मैंने उस लड़की को कहा, ये औरत उस बच्चे की माँ है, तुम उस बच्चे को जाने दो, नहीं तो ये हम दोनों की जान ले लेगी। पर मेरे लाख समझाने के बावजूद भी वो लड़की उस बच्चे को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी, जिसके चलते दीवार से चिपकी औरत उस लड़की पर बड़ी तेजी के साथ झपटी और उसे उसकी गर्दन से दबोचते हुए फिर उसी दीवार से जाकर चिपक गई। उस लड़की के हाथ से वो बच्चा भी छूट गया, पर अब उस औरत की आंखें लाल हो चुकी थी और उसके मुंह से भी लाल ही रंग का लार निकल रहा था। वहीं वो लड़की उस औरत के पंजों में फंसी सांस लेने के लिए छटपटाई जा रही थी कि इस बीच उस लड़की के दोनों हाथ उस औरत के चेहरे तक पहुंच गए और तभी उस लड़की ने अपने हाथों के दोनों अंगूठों को उस औरत के आंखों में धंसा दिया। आंखों में अंगूठों के धंसते ही वो औरत जोर से चीखी और उस चीख के साथ ही वो उस लड़की को लिए दीवार से नीचे आ गिरी। जहाँ खड़े नुकीले सरिये रखे हुए थे उन खड़े सरियों पर गिरते ही वो सरिये उन दोनों के आर पार हो गई और एक भयानक चीख के बाद वहां फिर से खामोशी पसर गई। पर मेरे पैर अभी भी वैसे ही उसी जगह पर जमे हुए थे। मेरा पूरा शरीर अभी भी डर के मारे थरथराए जा रहा था, यहाँ तक कि मेरा दिमाग भी सुन पड़ चुका था। फिर कुछ देर में वैसे ही बेजान भूत की तरह वहां पर खड़ा रहा। फिर जब उस खामोशी में उस बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजने लगी तो उस बच्चे की रोने की आवाज़ जब मेरे कानों के पर्दों से गुजरी तो मेरा ध्यान फर्श पर रोते बिलखते उस बच्चे पर गई और जब मैं उसे गोद में लेने के लिए उसके करीब पहुंचा तो मैं एकदम से रुक गया। दरअसल उस बच्चे की आंखों की पुतलियां पूरी की पूरी काली थी, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। खैर मैंने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे छुपाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर की कोशिश में वो बच्चा रोते रोते मेरे गोद में सो गया और उस बच्चे के सोते ही मैंने उसे वहीं एक कोने में लिटा दिया और फिर वहां से मैं निकल पड़ा। मैं उस बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकता था क्योंकि वो कोई साधारण बच्चा नहीं था। अब ये बात मुझे अच्छे से पता था, पर जैसे मैंने उस फैक्ट्री से अपने कदम बाहर रखे थे कि तभी एक बार फिर उसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। उस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर मैं ये सोचने लगा कि अब उस मासूम नन्हे बच्चे का क्या होगा, खासकर अब जब उसकी माँ मर चुकी है। इसी विचार के चलते मैं अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो गया और फैसला बदलने के बाद मैं वापस से उस बच्चे के पास गया और उसे साथ लेकर उस अंधेरी रात में वहां से चल पड़ा। क्योंकि मुझे उन दोनों बदमाशों का भी डर था जिनकी वजह से मुझे ये दिन देखने पड़ रहे थे, इसलिए मैं बड़ी ही सावधानी के साथ उस बियावान से बाहर निकल रहा था। फिर जब मुझे एक पक्की सड़क दिखी तो मैंने फौरन ही वो रास्ता धल लिया और उसी रास्ते पर चलता रहा।
काफ़ी देर तक चलने के बाद मैं किसी बस्ती के करीब पहुंच चुका था, पर उस बच्ची से आती टिमटिमाती रोशनी से साफ था कि मुझे थोड़ा और चलना पड़ेगा। पर अब तक मेरी हालत बस से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि पहले ही उन दोनों बदमाशों ने मुझे मार मार के अधमरा कर दिया था। फिर उस अजीब सी खोखर औरत की दहशत देखने के बाद रही सही ताकत भी खत्म हो गई थी, और जो बची कुछ इच्छा शक्ति थी वो यहाँ आने में निकल गई। कुल मिलाकर मेरी सांसें बहुत ही ज़्यादा चढ़ चुकी थी। ऊपर से मेरे दोनों पैर भी सुन्न पड़ने लगे थे, और ऐसे में मेरा उस बस्ती तक पहुंच पाना ज़रा भी आसान नहीं था। लिहाजा मैं कुछ देर के लिए वहीं उस बच्चे को गोद में लिए सड़क के एक साइड में बैठ गया, ये सोच कर कि कुछ देर सुस्ताने के बाद बस्ती तक जाने के लिए थोड़ी जान आ जाएगी। और वो बच्चा भी तब तक मेरी गोद में गहरी नींद में डूब चुका था। और इसी बीच उस सड़क के किनारे बैठे बैठे कब मेरी भी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंखें खुली तो तब तक सवेरा हो चुका था, और वो बच्चा मेरे हाथों की उंगलियों को चूस रहा था। अपनी उंगलियों को उसे चूसता देख मैं समझ गया था कि इस बच्चे को भूख लगी है। लिहाजा मैं फौरन उस बच्चे को लेकर उस बस्ती की तरफ बढ़ा जहां मैं रात को नहीं पहुंच पाया था। फिर जब मैं उस बच्चे को लिए उस बस्ती के एक दुकान पर पहुंचा तो वो दुकानदार मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। आखिर मेरी हालत ही जो इतनी बुरी थी। खैर मैंने फौरन ही हाथ जोड़ते हुए उस दुकानदार से कहा, बाबूजी मुझे इस बच्चे के लिए दूध चाहिए, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। मेरी एक गुजारिश करने के बाद भी वो दुकानदार बिना कोई जवाब दिए वैसे ही घूरे जा रहा था कि तभी अचानक ही वो बच्चा रोने लगा। अभी मैं उस बच्चे को छुपाने की कोशिश ही कर रहा था कि इतने में ही वो दुकानदार शोर मचाते हुए आसपास के लोगों को बुलाने लगा। देखते ही देखते मुझे काफ़ी लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया, और अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग मुझे ऐसे क्यों घेर रहे हैं। फिर जब उस दुकानदार ने बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, ये जो बच्चा तुम लिए खड़े हो ना, तुम्हें पता है किसका बच्चा है? जिस पर मैंने कहा, नहीं पर इसकी माँ कल रात को मर गई है, जिस वजह से मजबूरन मुझे इस बच्चे को अपने साथ रखना पड़ा। मेरे इतना कहते ही उस दुकानदार ने कहा, तुम उस वीरान फैक्ट्री में क्या करने गए थे जहाँ कोई नहीं जाता? जिस पर मैंने उस दुकानदार को बताया कि किस तरह बीती रात दो बंदूकधारियों ने मुझे और उस लड़की को बस से जबरन उतार लिया था और फिर मार मार कर बेहोश कर दिया। फिर जब मुझे होश आया तो उन दोनों बंदूकधारियों ने हम दोनों को भागने को कहा, और उन बदमाशों से बचने के चक्कर में हम दोनों उस वीरान पड़ी फैक्ट्री में पहुंच गए, जहां इस बच्चे के कारण वो लड़की उसकी मां के गुस्से का शिकार हो गई, और इसी गहमा गहमी में बीती रात उन दोनों की मौत हो गई। पूरी घटनाक्रम को ध्यान से सुनने के बाद वहां पर जमा सभी लोगों के होश उड़ गए। उनके चेहरों के भाव को देखकर यही लग रहा था कि उन्हें अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। फिर कुछ देर के असमंजस के बाद उस दुकानदार ने कहा, जो तुम बता रहे हो अगर वो सच है तो तुमने इस बच्चे को अपने साथ लेकर अपनी बर्बादी को निमंत्रण दे दिया है। ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। तभी उस दुकानदार ने आगे बताया कि इसकी माँ सभ्या पास के गांव में कुछ सालों पहले सुशील के घर ब्याह के आई थी। सभ्या जितनी गुणी थी उससे कहीं ज़्यादा वो खूबसूरत थी, पर इन तमाम खूबियों के बावजूद सुशील का परिवार अपनी बहू सभ्या से खुश नहीं था। यहाँ तक कि शादी के दूसरी रात से ही सुशील की माँ अरुणा सभ्या को घर के बाहर छोड़ देती, पर सभ्या इन सब जातियों के बाद भी अपने पति की दहलीज छोड़ने को तैयार नहीं थी। फिर कुछ ही दिनों के बाद सुशील के घर वालों की एक एक करके मौत होने लगी, और महज एक महीने के भीतर सुशील का पूरा परिवार सुशील समेत खत्म हो गया। पर सभ्या अभी भी अपने घर की दहलीज पर ही गुमसुम बैठी रहती। वो अभी भी अपने पति के घर को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। वहीं अब गांव वालों को भी सभ्या से खतरा महसूस होने लगा था, जिसके चलते गांव वाले सभ्या को अपने गांव से भगाना चाहते थे, पर किसी में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी उसके सामने खड़ा भी हो सके। और इसी डर के चलते गांव वालों ने सभ्या को गांव से निकालने का वो रास्ता चुना जो उन्हीं पर भारी पड़ने वाला था। दरअसल गांव के कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में सभ्या को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया, पर अगली सुबह ही उन लोगों का कटा हुआ सिर उनके ही दरवाजे पर झूलता हुआ मिला, जिससे गांव में बहुत ही ज़्यादा दहशत फैल गई। यहाँ तक कि कुछ गांव वाले तो उसी रोज गांव छोड़कर चले गए, और इस हादसे के बाद किसी ने दोबारा सभ्या से भिड़ने की कोशिश नहीं की। पर अब मुसीबतों की शुरुआत हो चुकी थी। अब सभ्या में काफ़ी बदलाव आने लगे थे।
जैसे जैसे उसका पेट फूल रहा था वैसे वैसे ही वो जानवरों जैसा बर्ताव करने लगी थी। और जब एक सुबह गांव वालों ने सभ्या के घर के आसपास इंसानों की उधड़ी लाशों का ढेर देखा तो गांव वालों की जान हलक तक पहुंच गई। अब गांव वालों के पास कोई दूसरा चारा नहीं था सिवाय गांव छोड़ने के। पर इसी बीच गांव के मुखिया दारा पासवान जाफर नगर के बड़े ही पहुंचे हुए मौलवी फारूक जी को लेकर पहुंचे। मौलवी साहब सभ्या को देखते ही सारा माजरा समझ गए। मौलवी साहब ने गांव वालों को भरोसा देते हुए कहा कि इस लड़की पर काले जिन का साया है। इसकी बेपनाह नूर के चलते वो काला जिन इस पर हावी हो गया है और उसी काले जिन का बच्चा अभी इसके कोख में पनप रहा है, जिस वजह से अभी इस पर काबू पाना मुमकिन नहीं है। पर बच्चे को जन्म देने के बाद ये कमज़ोर पड़ जाएगी और उसी दौरान इससे निपट लिया जाएगा। तब तक के लिए तुम लोग इससे दूर ही रहना। मौलवी साहब ये हिदायत देकर चले गए। कुछ गांव वाले मौलवी साहब की बात सुनने के बाद गांव में रुकने को तैयार हो गए, तो वहीं कुछ गांव वाले मौलवी साहब के भरोसा दिलाने के बाद भी गांव में नहीं रुके और इस तरह वो गांव लगभग आधा खाली हो गया। चूँकि मौलवी साहब ने सभ्या से बचकर रहने की हिदायत दी थी, लिहाजन गांव वाले पूरी सावधानी बरत रहे थे। बचे हुए गांव वाले एहतियातन अपना सारा काम दिन के उजाले में निपटा लेते और सूरज ढलने के बाद उनमें से कोई भी अपने घर से नहीं निकलता। ऐसे ही जब कुछ दिन बीतने के बाद एक रात गांव में एक चीख गूंजने लगी, तो वो चीख इतनी भयानक थी कि घर में बैठे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। तकरीबन आधे एक घंटे के बाद वो चीख आनी बंद हो गई, पर उस चीख के बंद होते ही किसी बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजने लगी। उस चीख के बाद बच्चे के रोने की आवाज़ से गांव वालों को ये अंदाजा हो गया था कि सभ्या ने काले जिन के बच्चे को जन्म दे दिया है। अभी गांव वाले डरे सहमे अपने घरों में ही दुबके हुए थे कि तभी गांव में सोमनाथ जी, जो कि मुखिया दारा पासवान का चचेरा भाई था, शोर मचाते हुए बोलने लगा, भागो गांव वालों भागो। सोमनाथ की चीख सुनकर गांव वाले जब अपने घरों से बाहर निकले तो बाहर का भयावह नज़ारा देखते ही उनका भी दिल डर से थरथरा उठा। दरअसल सभ्या अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वो अपने नवजात बच्चे को अपने मुंह में दबाए घरों के दीवारों पर किसी छिपकली की भांति चिपक कर चल रहे थे। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और जब सभ्या लोगों पर झपटने लगी तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। देखते ही देखते गांव लाल रंग से तर हो गया और जब सभ्या लोगों के छाती से उनका दिल निकालकर अपने नवजात बच्चे को खिलाने लगी तो बचे हुए गांव वालों के समझते देर नहीं लगी कि वो भी जल्दी सभ्या के बच्चे के आहार बन जाएंगे। लिहाजन वो सारे उस अंधियारी रात के साए में ही गांव को छोड़कर भागने लगे। फिर इसी बीच ये खबर मौलवी साहब तक पहुंच गई और वो बिना वक्त जाया किए गांव में पहुंचे। फिर जब मौलवी साहब सुबह गांव से बाहर आए तो उन्होंने कहा, अब सब ठीक है, मैंने सभ्या को गांव के बाहर वाले बंद पड़े कारखाने में कैद कर दिया है। अब वो कभी भी उस कारखाने से बाहर नहीं निकल पाएगी। ये बोलकर मौलवी साहब वहां से चले गए। पर इसके कुछ ही दिनों बाद मौलवी साहब की बड़े ही रहस्यमय तरीके से इंतकाल हो गया। हमें नहीं पता कि मौलवी साहब का इंतकाल किन वजहों से हुआ, पर उसके बाद गांव में ना तो सभ्या दिखी और ना ही उसका बच्चा। पर उस कारखाने से कभी कभार बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई ज़रूर देती थी। दोस्तों, ये सुनने के बाद मुझे उस बच्चे से डर लगने लगा था और जब मैंने उन गांव वालों से पूछा कि अब मैं इस बच्चे का क्या करूं, तो उन्होंने मुझे यही सलाह दी कि ये काले जिन का बच्चा है, इसे कोई इंसान नहीं पाल सकता। वैसे भी इसकी माँ मरी है, इसका बाप अभी भी जिंदा है, तो इसे वापस से उसी कारखाने में छोड़ाओ, वो भी रात होने से पहले। अगर कहीं काले जिन की निगाह में तुम आ गए तो वो तुम्हारा भी दिल निकाल कर इस बच्चे को खिला देगा। मुझे भी उन गांव वालों की बात ठीक लगी, लिहाजन मैं उसी वक्त उस बच्चे को लेकर वापस से उस फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगा जहां से मैं इसे लाया था। हालांकि मुझे अंदर से इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि मेरा एक मन तो कह रहा था कि इस बच्चे को यहीं बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता हूँ, फालतू में रिस्क क्यों लूँ। पर ना जाने क्यों मेरे दिल ने ये करने की गवाही नहीं दी, जिसके चलते मैं उस बच्चे को लेकर फैक्ट्री के पास पहुंचा जहां उसकी मां और उस लड़की की लाश थी। उस जगह पर पहुंचते ही जो मैंने देखा वो देखकर मैं हिल गया। दरअसल वहां उस लड़की की लाश तो अभी भी वहीं थी, पर उस बच्चे की मां की लाश वहां से अब गायब थी। उस औरत की लाश वहां ना देखकर मेरी सिट्टी बिट्टी ही गुल हो गई। मैंने फौरन उस बच्चे को वहां रखा और सरपट भागा। वैसे तो जैसे ही मैंने उस बच्चे को अपनी गोद से उतारकर नीचे रखा था तो वैसे ही वो रोने लगा था।
पर इस बार मैंने पिछली रात वाली गलती नहीं दोहराई और फैक्ट्री से भागते हुए वापस उसी बस्ती में चला आया। और जब मैंने उन्हें बताया कि उस बच्चे की माँ की लाश वहाँ पर नहीं है तो वो भी हैरान हो गए। खैर इसके बाद उन गाँव वालों की मदद से मैं वहाँ से अपने घर लौट आया और आज इस बात को सालों गुजर चुके हैं, पर आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोच लेता हूँ तो मेरी कपकपी छूट जाती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।